हेलो एवरीवन। आप सभी के डिमांड पे आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आर्ट्स ग्रुप के सेट नंबर थर्ड यानी तीसरे सेट को सॉल्व करेंगे। और ये आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट होंगे, जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग इसे एंड तक जरूर सॉल्व करिएगा और अंत में आप बताइएगा भी कि आप कितना इस 50 के सेट में से क्वेश्चन के सेट में से कितने क्वेश्चन आप अभी कर पा रहे हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। आपके एग्जाम में भी जो इस सेट की शुरुआत होगी वो क्वेश्चन नंबर 51 लिखा होगा। इससे पहले आपको मैंने पिछले सेट में भी बताया है कि आर्ट्स ग्रुप में आपके कुल जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी से आते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और साइकोलॉजी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश से मिलाकर कुल आपके 50 क्वेश्चंस बनते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग 51 से। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिएगा, आंसर करते चलिएगा। महिला शासिका रुद्रांबा किस राजवंश से संबंधित थी? आप देखेंगे है तो क्वेश्चन हिस्ट्री से, लेकिन अच्छे लेवल का है, यानी जो जीके जीएस में आप जो लेवल देखते हैं उससे एक लेवल ऊपर का है। फीमेल रूलर रुद्रांबा बिलोंग्स टू द विच डायनेस्टी? ऑप्शन देखिएगा, काकतीय राजवंश, यादव राजवंश, होयसल राजवंश या पांड्य राजवंश। राइट आंसर क्या होगा? और कभी कभी एग्जाम में ये शासिका रुद्रांबा और इनकी जगह रानी, इनका दूसरा नाम जो है रानी रुद्रमा भी है, रानी रुद्रमा देवी, ये भी आ सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये किस राजवंश से संबंधित थी? तो वो काकतीय राजवंश, काकतीय डायनेस्टी हो जाएगा। और वो इनका जो टेन्योर था वो 13 सेंचुरी के अराउंड में साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में इनका साम्राज्य रहा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे 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 इकोनॉमी किसी भी देश की विकसित होती है, तो राष्ट्रीय आय में जो है तृतीय क्षेत्र जो टर्सरी सेक्टर है उसका अंश क्या होता है? आप देखते हैं, आप अगर जनरली देखें तो हालांकि आप तो इंडियन इकोनॉमी 5 सेक्टर देखे जाते हैं, लेकिन मेनली जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी में आता है सर्विस सेक्टर। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी वैसे वैसे क्या होगा कि टर्सरी सेक्टर और इंक्रीज होता जाएगा, बेटर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका शेयर बढ़ता जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक इकोनॉमिक से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कौन करता है? यानी सभी बैंकों का बैंक जो होगा वो करेगा, जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं, वो करेगा, यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले आपने अगर अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय नहीं किया है, स्मार्ट नोट्स बाय नहीं किया अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो अब बहुत कम समय है, आप बाय कर लें, रिवाइज कर लें और एग्जाम में अपना 100% दें। बैचेस में आपको कंप्लीट क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ मिलती हैं। ये सब हमारे ऐप और वेबसाइट पर हैं और व्हाट्सएप नंबर गिवन है मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर क्लासेस और पीडीएफ की अपडेट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, देश के सेंट्रल बैंक का जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये सरकार के एजेंट के तौर पर है, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, या नोट, ये नोट का आउटपुट प्रिंटिंग का काम है, या क्रेडिट कंट्रोल का काम है? तो इसमें जो सबसे प्रमुख काम है वो है क्रेडिट कंट्रोल, साख का नियंत्रण रखना, यानी वैल्यू को जो है वो मेंटेन रखना, रुपीस के वैल्यू को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमिक्स से पूछा जा सकता है और आपके इस सेक्शन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इससे निर्माण होती है क्रेडिट पॉलिसी, साख नीति जो है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये मात्रात्मक साख नीति नियंत्रण का एक तरीका होता है खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा 56। उससे पहले टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन आप कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन और कुछ फ्री पीडीएफ्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इकोनॉमिक्स का है। कर अपवंचन, टैक्स इवेजन जो है, या कर चोरी जिसे कहते हैं, टैक्स की चोरी का अर्थ क्या है? यानी किसे टैक्स चोरी कहते हैं बेसिकली, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। तो कर चोरी उसी को कहते हैं जब गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न किया जाए। जैसे यहां पर देखिए, भुगतान करने का प्रयास, बचने का प्रयास ना, जब
कोई अगर कोई इनकम टैक्स ज्यादा कमा रहा है और इनकम टैक्स ही नहीं देगा, भुगतान ही नहीं करेगा, तो वो टैक्स चोरी के अंतर्गत आएगा। जीएसटी चोरी भी कुछ इसी तरीके से होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 है। एक देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों यानी गांव की जो प्रबंध सभा करती थी, गांव का जो प्रबंध जो सभा करती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? यानी चोल प्रशासन के समय एक ऐसी प्रबंध करने वाली भी सभा होती थी और उसका नाम था चतुर्वेदी मंगलम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी अलग लेवल का क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक कुमारपाल ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण किया था? और ये ग्रहण कर लिया था, ऐसे क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कई बार। तो वो एक जैन मुनि थे, आचार्य थे, हेमचंद्रा या हेमचंद्रा आचार्य। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा हिस्ट्री में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। दक्कन का नीरो यानी नीरो ऑफ डेक्कन बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता था? नीरो जो है ये नीरो शासक रहा जो कि बहुत क्रूर था, बहुत अत्याचारी, जालिम था। उसी प्रकार से बहमनी जो वंश था उसमें भी एक शासक हुआ, उसका नाम था हुमायूं शाह। इतिहासकारों ने इसे जालिम शासक की उपमा दी क्योंकि ये आम जनता पर अत्याचार करता था और जो सजा देता था वो बड़ी क्रूर होती थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। एक अच्छा क्वेश्चन है, गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी के जो सुल्तानों को किस इतिहासकार ने मामलूक नाम दिया? यानी गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी को मामलूक वंश भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी और इस मामलूक जो है एक अरबी वर्ड है और इसका अर्थ भी वो सेम स्लेव गुलाम के ही अर्थ में लिया जाता है और ये दिया है हबीबुल्लाह नाम के इतिहासकार ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। वास्तविक संस्थापक का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश में स्थापना तो कर दी लेकिन ये बहुत कम समय तक जीवित रहता है, इसका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होता है। उसके बाद गद्दी पर आता है इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के किए गए कार्यों को देखते हुए, लंबे समय तक कार्यकाल को देखते हुए इसे वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी कब से? और आप इंडियन हिस्ट्री में आप देखिए कि इस डेट से ये माना गया कि पहली बार जो है या इंडिया की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत रखा गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड कई रेजोल्यूशंस आते हैं और वो पहली बार आता है 1948 में और इसी से माना जाता है कि इसी वर्ष से या इसके अगले वर्ष से इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आने लगी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी से आशय क्या? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मींस। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां पर जो श्रमिक हैं उनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, जब वो शून्य हो जाती है, और ये इकोनॉमिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, जब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो शून्य होगी तो उसे एक हिडन जो है अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया था? महबूब उल हक नाम के एक व्यक्ति ने और एक ऐसे कंसेप्ट को लाया जिस कंसेप्ट पे आज बहुत इंडेक्स आता है और उस पर जो है उस पर किसी भी देश के डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान से संबंधित है और इस व्यक्ति ने ही HDI लाया यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और इनके बाद इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति, द येलो रेवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद, रिलेटेड विथ, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलहन के उत्पादन से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। 66 वन है, विश्व बैंक सामान्यतः देता है क्या? यानी अब यहां पर ऑप्शन देखकर आपको समझ में आएगा। द वर्ल्ड बैंक जनरली गिव्स, जो वर्ल्ड बैंक जो लोन देती है वो कितने टाइम के लिए देती है? तो कोई नॉर्मल बैंक तो है नहीं कि आज लिए 1 महीना बाद लौटा देंगे। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो जनरली जो देश उससे लोन लेते हैं उनको वो लोन जो
ड्यूरेशन के हिसाब से आपको बताना है ऑप्शन देखिए, तो ये मिड और लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स देती है, यानी 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, जो छोटे उद्योग होते हैं वो इंडियन या किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। जो छोटे छोटे रोजगार होते हैं, जैसे साड़ी का निर्माण हो गया, कालीन का निर्माण हो गया, चूड़ियों का निर्माण हो गया, बर्तनों का निर्माण हो गया, ये बहुत बेसिक जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 68 वन है, किसी फॉर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है? अब यहां पर थोड़े से इस सेट में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे, बट परेशान नहीं होइएगा। हर सेट में जो है कभी कभार आप एग्जाम में भी आप देखेंगे हर साल कोई ना कोई सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। द कंडीशंस फॉर द प्रॉफिट ऑफ ए फॉर्म टू बी मैक्सिमम इज, कब होगी मैक्सिमम किसी भी फॉर्म के लिए? उसके लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है जब मार्जिनल कॉस्ट जो होती है मार्जिनल इनकम के बराबर होगी, तब जाके होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में मार्जिनल कॉस्ट, हिंदी में सीमांत लागत बराबर सीमांत आय होने की दशा में। अगला क्वेश्चन है, जलीय प्रदूषण में कौन सा प्रमुख कारण है? विच इज द मेन फैक्टर इन वाटर पॉल्यूशन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। अब इसको आप समझ कर सकते हैं। क्या धुएं से वाटर पॉल्यूशन से रिलेशन दिख रहा है? साबुन से दिख रहा है? साबुन एक रीजन हो सकता है, अमोनिया यहां नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन फैक्टर है वो इंडस्ट्रीज का जो केमिकल है, वेस्ट है, वो जब नदियों में जाता है, पानी में वो मिलता है, तो वो सबसे ज्यादा वाटर को पॉल्यूट करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। ये क्वेश्चन हमने बेसिक में भी कराया है, जीके जीएस में। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता यानी सैलिनिटी यानी खारापन, खारापन सबसे अधिक है? ये आंसर आप करेंगे। खारापन सबसे अधिक जो है वो है डेड सी में, मृत सागर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खारापन। अगला क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन? सबसे इजी होगा क्वेश्चन इस सेट का, आप सभी लोग कर पाएंगे। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। लिखा क्या है, नदी का नाम क्या है जो मणिपुर के दक्षिणी भाग को पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है? यानी ये जो हमारा दक्षिणी सबसे पूर्वी छोर है, उसमें दक्षिणी भाग में ये करके ये म्यांमार में प्रवेश करती है, और ये मणिपुर की नदी है, और इसका नाम आपको बताना है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे। उस नदी का नाम ही है मणिपुर नदी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। आप यहां पर देखते हैं यमुना आकर मिल जाती है प्रयागराज में, घाघरा नदी है, गोमती है, बट ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि वो जो है चाइना से आती है, दूसरी एक अलग स्वतंत्र नदी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 74 वन है, राज्यसभा विघटित हो जाती है? द राज्यसभा इज डिजॉल्व्ड। अब ये आपके पॉलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। और आप ऑप्शन देखिएगा, कब डिजॉल्व होती है? 4 वर्ष, कभी नहीं, 5 वर्ष या 2 वर्ष। तो जब राज्यसभा डिजॉल्व होने की बात आती है तो ये एक अस्थाई सभा है, कभी डिजॉल्व नहीं होती है, नेवर। इसके जो सदस्य होते हैं वो हर, उनका जो टेन्योर होता है इनके मेंबर्स का वो टेन्योर होता है 6 वर्ष का। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 रिटायरमेंट होती है। इस तरीके से इसका इलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन 75 है, राज्य के शरीर सिद्धांत। ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक थियरी का, जो स्टेट की ऑर्गेनिक थियरी है, उसके ओरिजिन की ऑर्गेनिक थियरी है, उसके समर्थक कौन है, जो उसको शरीर के तौर पर देखते हैं कि उसमें ऊपर का धड़, हाथ पैर ज्यादा काम करते हैं। एक हिंट मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? अगर आप थोड़ा सा गेस करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक थियरी की बात की गई है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर इसके प्रमुख जो देने वाले समर्थक हैं। हालांकि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस से होगा। शक्ति विभाजन जो है, पावर डिवीजन के सिद्धांत को राजनीतिक या राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? अब ये एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्हें इसका क्रेडिट जाता है। उन पॉलिटिकल थिंकर का नाम है, वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज, उसी से जो है इन्हें ख्याति प्राप्त होती है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, और इन्होंने ही सेपरेशन ऑफ पावर का भी कंसेप्ट दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट द किंगडम, यहां पर किंगडम नहीं होगा, द स्टेट होगा। द स्टेट इज द डेसेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन ऑप्शन देखिएगा, गेस करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीगल का है। हीगल जो है ये किस देश से रिलेटेड है? ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं देश। जब देश पूछा जाएगा तो जर्मनी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 वन है। लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी की अवधारणा का सूत्रधार कौन है? किसने लाया पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट या पहली बार इस पर बात की? वो थे जे रूसो। जे रूसो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन जरूर आपकी एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन 79 वन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं, द प्रोपोनेंट ऑफ मीमांसा फिलॉसफी। ये क्वेश्चन, इसमें मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स रखे हैं जिसको हम समझेंगे अभी। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आप यहां पर भी देख पाएंगे, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। ये जो आपको फैक्ट्स दिख रहे हैं, इनसे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे? आपसे पूछा जाएगा कि आस्तिक मत कौन से हैं, तो उसमें षड दर्शन आता है, छह दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक दर्शन में आते हैं जिन्हें भौतिकवादी दर्शन कहते हैं, उनमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चरवाक दर्शन। वहीं आपसे पूछा जाता है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है या इसके संस्थापक कौन है, तो महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वेदांत दर्शन बद्रायण, लिंगायत दर्शन वासवराज और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। तो ये नाम आपको याद हो, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 80 है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर फंडामेंटल राइट्स एफआरएस को आप देखेंगे तो ये किसका हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से ली गई हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स आर। कौन कौन लोग भाग लेते हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है? आम जनता भाग नहीं लेती है, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा भी, इनडायरेक्ट इलेक्शन के कैटेगरी में आता है। और यहां पर ऑप्शन देखकर आप सभी लोग आंसर करिएगा। तो इसमें जो संसद के दोनों सदन हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गई, साथ ही साथ जो है सभी स्टेट की, जितने स्टेट हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, उनके विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो बेसिकली वोट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अरस्तु जो है क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? यानी वो किस सिद्धांत पे जो है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, परंपरावादी या नव उदारवादी, ट्रेडिशनलिस्ट है, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट या फंक्शनलिस्ट। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जो अरिस्टोटल हैं वो सपोर्ट करते हैं किसे, किस प्रकार की क्रांति को? तो देखिए वो मार्क्सिस्ट तो उनके बहुत बाद आता है, फंक्शनलिस्ट तो उस समय कंसेप्ट नहीं। नव उदारवादी, थोड़ी उनकी पॉलिसी जो होती लिबरल होती है, रेडिकल नहीं होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये बाद में उनके विचारों को जब ऐसे जब रिवॉल्यूशन की थियरीज आई तब उनसे देखा गया कि उस समय अरस्तु की थियरी जो है इससे मैच करती थी। 83 है। भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं, निम्न में से किस देश की देन है? यानी भारत के संविधान के निर्माण के समय किस देश से प्रभावित हैं, ली गई हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो जर्मनी के वीमर सिद्धांत से ली गई हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, भारत में सर्वोच्च माना गया है, कंसीडर्ड द हाईएस्ट इन इंडिया। अब वो क्या माना गया है, जुडिशरी को, पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेसिडेंट को? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे देश में सबसे सुप्रीम, सबसे हाईएस्ट, सबसे एपेक्स जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे ऊपर कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसकी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया, कौन सा एक वर्ड जोड़ा गया? हालांकि कई वर्ड जोड़े गए थे, आपको यहां पर बताना है। ये अमेंडमेंट होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। उसमें 3 वर्ड जोड़े जाते हैं, सोशलिज्म जो है, और उसमें सेकुलर वर्ड जोड़ा जाता है, अखंडता से रिलेटेड जोड़ा जाता है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा सोशलिज्म, अभी हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल 3 वर्ड ऐड किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू इम्पीच। कौन महाभियोग लगा सकता है? तो महाभियोग कौन लगा सकता है, इसकी बात जो है आर्टिकल जो है इंपीचमेंट की बात आर्टिकल 61 में दी गई है कि कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। एक में बिल पास होगा, दूसरे में जाएगा, वहां पास होने पर उन्हें हटाया जा सकता है। 87वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। जब ज्वाइंट सेशन होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर आके बैठते हैं, जब कोई ऐसा बिल होता है जिस पर डिबेट होनी होती है, तो उस समय दो अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये 108 में जो है आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में लिखा गया है। ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, कब हुआ था? तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो आजादी के बाद, यानी कि जब लागू हुआ हमारा भारतीय संविधान, तो 1951 में ही पहला संशोधन कर दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी हैं? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, किस प्रकार के देश के लिए पॉलिटिकल पार्टी चाहिए? क्या जहां सैनिक शासन है वहां पॉलिटिकल पार्टी चाहिए? बिल्कुल नहीं। 89 तो बिल्कुल इसमें ए नहीं होगा। जहां डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वहां तो एक ही पर्सन रूल करता है। जहां डेमोक्रेसी है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी की नीड्स होती है कि अलग अलग सभी पार्टी को बराबर मौका मिले और जिसे जनता चाहे उसे चुनकर शासन करने का अधिकार दे। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, राज्य का अधिकार शक्ति नहीं इच्छा है, पावर नहीं विल है। ये जो कंसेप्ट है, पावर को नकार कर विल को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है, ये किसका कथन है? ये पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, ये उन्होंने कहा। राइट आंसर क्या है? ये ग्रीन की जो है, टीएच ग्रीन, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उनकी एक कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 91 है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसके निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था? यानी ये पहले नहीं था और उसके अगेंस्ट ये थियरी लाई गई। 91 एक अच्छा क्वेश्चन है। जब लोगों ने कुछ, जैसे हीगल मानता था कि राज्य की उत्पत्ति जो होती है या देश की, किसी देश की, आप देश से समझ सकते हैं थोड़े समय के लिए, बट अलग होगा, राज्य और देश में अंतर होता है। वहां पर जो है डिवाइन थियरी कहा गया कि देवी यानी ईश्वरी शक्ति के रूप में, ईश्वरी शक्ति थियरी दी गई कि ईश्वर ने बनाया है राज्य को। उसके अगेंस्ट में आया था जो थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ, और इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि ये दैवी नहीं होकर ये एक ह्यूमन, एक मानव संस्था है, मानवीय संस्था है, और ये मानव या ह्यूमंस मिलकर किसी भी देश या राज्य को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी इससे रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन किया था। यानी ये समाज की बात आ गई, सोसाइटी की बात आ गई, तो सोसाइटी की बात आ गई तो सोशोलॉजिस्ट कौन है इसमें? आप ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो मैकाइवर पेज की डेफिनेशन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये किसका कथन है? पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोसांके, ऑप्शन ए इनकी ये डेफिनेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। ये कथन निम्न में से किस से संबंधित है? किस क्रांति से? रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूएसए का, इंग्लैंड या रशियन रेवोल्यूशन से? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे। तो ये प्रमाणित करता है सभी मनुष्य समान है, जहां बंधुता की बात है, स्वतंत्रता और समानता की बात है। इसी में 3 नारे जो हमने क्लास में आप लोगों को कराया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे, हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साहित्य से भी आ सकते हैं। तो बेसिक में आपको याद हो, जैसे ये क्वेश्चन है ग्रामर से लेकिन इंपॉर्टेंट है। सुरभि और सुरभि युग्म का सही अर्थ क्या है? अब स्पेलिंग आपको लगभग वही दिख रही है, बस भ पे जो है छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा है। अब इनके लेकिन अर्थ बदल जाएंगे। 95 का राइट आंसर क्या होगा? सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित, सुगंध, और सुरभि का अर्थ होता है गाय। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, अनुकंपा का सही अर्थ क्या होता है? अनुकंपा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी किसी के दुख से दुख होकर उस पर कृपा करना जो है अनुकंपा। अनुकंपा का वर्ड आप लोग सुने होंगे, जॉब अनुकंपा पे मिलती है जब कोई एक्सपायर कर जाता है ड्यूरिंग सर्विस। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अब एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। चाकू, गमला, पपीता, खिड़की। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में हम लोग बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो विदेशी हैं, उनकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। जैसे चाकू हो गया, गमला हो गया, तौलिया हो गया। खिड़की जो है ये देशी शब्द हो जाएगा, बाकी सारे विदेशी शब्द हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा। आई डैश ए लॉट टू वर्क टूडे, लॉट ऑफ वर्क टूडे। आई डैश ए लॉट ऑफ वर्क। तो आई डैश में क्या, कौन सा, डू, डिड, हैव डन, हैड डन क्या लगेगा, ये आपको बताना है। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, मैंने किया। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे, ही डैश आउट 5 मिनट्स एगो। अब यहां पर क्या होगा, आप देखिए, क्या ही गोज, हैज गॉन, वेंट, हैड गॉन। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ही हैज गॉन आउट ऑफ 5 मिनट एगो होगा। राइट आंसर अगर यहां पर देखा जाए तो सबसे सटीक जो दिख रहा है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 101 है। एक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। वर्ब से सक्सीड को नाउन में चेंज करना है। तो सक्सीड जो है सक्सेस से सक्सीड है। अब यहां पर जो है ये वर्ब है, इसको नाउन में जब हम चेंज करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा, सफलता जो है वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से इस सेट में आपने देखा, हमने कुल 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन किए। आपने कितने लगभग क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। क्वेश्चन के सेट में मैं फिर से बता देता हूं कि जो हिंदी के सेट में कुछ आपके साहित्य से भी क्वेश्चन आते हैं, बुक है, दोहा है, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन सेट कुछ इसी तरीके से मिक्स्ड रहेगा, आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो लोग ई बुक नहीं बाय किए हैं, बहुत कम समय बचा है, बाय कर लें, उसको पढ़ लें, रिवाइज कर लें और अपने एग्जाम में 100% देकर आएँ। ये थी आप सभी के डिमांड पे क्लास। आई होप आप सभी लोग एंड तक बने होंगे। हमारे जो भी स्टूडेंट्स एंड तक बने रहे, और मुझे देख के अच्छा लगता है कि आप लोग सीरियसली जुड़े रहते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।